एपिसोड 1 बिना दूल्हे की शादी। मुंबई। आज नोगामी मैंशन में बड़ी चहल पहल थी। उसे किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उसके बड़े हॉल पर फूलों का एक खूबसूरत मंडप बना हुआ था। एक औरत जो दिखने में खूबसूरत थी और सिंपल सी थी, उसने वहां पर काम कर रहे एक आदमी से कहा, काका जल्दी काम करिए, देरी हुई तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। औरत ने ये बात कही ही थी कि यहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है जो दिखने में ज्यादा उम्र की थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग तेज था। बुजुर्ग औरत ने कहा, स्वाति बहू, सब तैयारी हो गई है न? मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें देरी बिल्कुल भी नहीं पसंद। बुजुर्ग महिला की बात पर स्वाति जी कहती हैं, जी माँ जी, सब हो गया है, बस कुछ काम बचा है, वही करवा रही थी। स्वाति नोगामी, वर्चस्व की माँ, और वो बुजुर्ग महिला है इस घर की बड़ी मालकिन केतकी नोगामी, वर्चस्व की दादी माँ। दादी माँ ने पूरे हॉल को एक नज़र देखा, फिर स्वाति जी से बोली, बहू वो लड़की कहाँ है? सुबह से कहीं नजर नहीं आ रही है। दादी माँ के इस सवाल पर स्वाति जी कहती हैं, माँ जी शायद वो अपने कमरे में हो, बच्ची है, सो रही होगी। स्वाति जी की ये बात सुन दादी माँ भड़क उठती हैं, आज उसके सोने का वक्त है। दादी माँ ने इतना कहा, फिर वो किसी को चिल्लाते हुए बुलाती है, मिष्ठी, मिष्ठी। अंधेरी पर एक लड़की सीढ़ियों से भागते हुए दादी माँ के पास आती है और हौंफती हुई आवाज में बोलती है, दादी माँ आपने बुलाया। दादी माँ मिष्ठी से भी गुस्से में बोलती हैं, जाओ जाकर उस लड़की को बोलो कि हमने उसे बुलाया है। दादी माँ गुस्से में थी। मिष्ठी ने उनसे कुछ नहीं कहा, वो यहाँ से चली गई। मिष्ठी एक रूम में आती है। रूम बहुत छोटा था, उसमें ज्यादा सामान नहीं था, बस एक बेड और एक छोटी सी अलमारी थी। बेड पर एक लड़की सो रही थी। उस लड़की को देख मिष्ठी अपना सिर पीट लेती है, फिर वो उसको जगाने लगती है। निशी, निशी उठो, दादी माँ ने तुम्हें बुलाया है। निशी पहले तो उठने में नौटंकी करती है, पर जैसे ही उसके कान में ये बात गई, दादी माँ ने बुलाया है, उसकी आंखें झट से खुल गई। जैसे वो सो ही नहीं रही थी, वो झट से उठ बैठती है और अपना खून कटक बोली, क्या दादी माँ ने बुलाया है? मिष्ठी कहती है, यह सब चलो, वरना हम दोनों को डांट पड़ जाएगी। निशी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों यहाँ से चली जाती हैं। जानते हैं मिष्ठी और निशी के बारे में। मिष्ठी नोगामी, वर्चस्व की छोटी बहन, और निशी वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो तो बस इस घर की नौकरानी है, यही काम करती है और यही सर्वेंट रूम में रहती है। निशी यहाँ बहुत सालों से काम कर रही है, इसलिए उसकी मिष्ठी से अच्छी दोस्ती हो गई है। दोनों घर की दोस्त के साथ कॉलेज फ्रेंड भी है, मतलब दोनों एक ही कॉलेज में हैं। आगे निशी दादी माँ के कमरे में आती है। वो थोड़ी डरी हुई थी। उसने अपना खून कटक दादी माँ से कहा, सॉरी दादी माँ, वो। निशी पूरा बोलती उससे पहले ही दादी माँ उसे अपना हाथ दिखा देती हैं। निशी चुप पड़ जाती है। वही दादी माँ निशी से कुछ न बोलते हुए निशी के पास आती है और उसके हाथ में शादी का लाल जोड़ा रख बोली, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, नीचे पंडित जी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। शादी का लाल जोड़ा देख निशी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने दादी माँ से कुछ नहीं कहा। वो उस लाल जोड़े को अपने हाथों पर पके हुए यहाँ से जाने लगी। तभी दादी माँ ने पीछे से कहा, शर्तें तो याद है न तुम्हें इस शादी की? या आज तुम्हारी शादी है, इस बात की तरह तुम उन बातों को भी नहीं भूल गई जो तुमने मुझसे वादा किया है? निशी रूखी और बिना किसी भाव के दादी माँ से बोली, मुझे सब याद है दादी माँ, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। ये बात बोल निशी यहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में आती है और शादी का लाल जोड़ा पहन तैयार होने लगती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आज निशी की शादी थी इस घर के मालिक वर्चस्व नोगामी से, जिसके बारे में निशी कुछ नहीं जानती है सिवाय उसके नाम के। वो ये भी नहीं जानती है जिससे उसकी शादी होने वाली है वो दिखता कैसा है। कुछ पल बाद निशी दुल्हन के रूप में तैयार खड़ी थी। लाल कलर का लहंगा उसके गोरे बदन पर बहुत खिल रहा था। हाथों में भरी लाल चुड़िया, गले में हार, चेहरे पर निशी ने मेकअप के नाम पर बस होठों पर लिपस्टिक लगाई थी और आंखों में काजल, बाकी कुछ नहीं। सिंपल रूप में भी निशी किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। तभी यहाँ मिष्ठी आए। निशी को दुल्हन के रूप में देख मिष्ठी उसको छेड़ते हुए बोली, बड़ी प्यारी लग रही हो मेरी होने वाली भाभी। इतना बोल मिष्ठी थोड़ी रुकी, फिर वो कुछ सोच बोली, पर पता नहीं भाई को तुम पसंद आयोगी या नहीं। मिष्ठी की ये बात सुन निशी घबरा जाती है। वो थोड़े डर से बोली, मिष्ठी तुम मुझे डराओ मत। मिष्ठी कहती है, मैं कहाँ डरा रही हूँ, वैसे भी भाई से शादी करने का फैसला तुम्हारा है, फिर डर क्यों रही हो? अब चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिष्ठी निशी को लेकर नीचे हॉल में पहुंचती है। वहां सभी लोग थे, पूरा नोगामी परिवार और नौकर लोग। बाकी मेहमान के नाम पर बस इक्का दुक्का लोग ही थे। निशी को मंडप पर बैठा दिया जाता है। उसके बैठते ही पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं।
निशी बिना दुल्हे के मंडप में बैठी हुई थी और चुपचाप सारी रस्मों को कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न ही कोई सवाल कि उसका दुल्हा कहाँ है। वो बस सब की जा रही थी जो पंडित जी उससे बोल रहे थे। और हैरानी की बात यह थी कि कोई और भी इस अनोखी शादी पर सवाल भी नहीं उठा रहा था। सब चुपचाप निशी की बिना दुल्हे वाली शादी देख रहे थे। दूसरी तरफ एक खाली जगह पर प्राइवेट जेट नीचे उतरा। उस जेट के खड़े होते ही 10 से 12 गार्ड जाकर उसके गेट के सामने खड़े हो गए। तभी जेट से एक आदमी बाहर आया है जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। आदमी बैठा भले व्हीलचेयर पर था, पर उसके चेहरे का रौब कुछ और ही बयां कर रहा था, मानो वो कितना बड़ा रईस हो। हाँ, रईस तो वो था ही, तभी प्राइवेट जेट से आया है। एक आदमी यहाँ पर आता है जिसका नाम मयंक शर्मा था और वो उस व्हीलचेयर वाले आदमी का असिस्टेंट होता है। मयंक हल्की मुस्कान के साथ उस व्हीलचेयर पर बैठे हुए आदमी से बोला, वेलकम टू इंडिया सर। मयंक के ग्रीट करने पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने भारी में इतना कहा, जल्द से जल्द घर चलो। अगले ही पल यहाँ से 4 कार बड़ी तेजी से निकल जाती है। घंटों भर बाद सारी कार एक साथ नोगामी मेंशन के बाहर आकर रुकती हैं। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी मयंक को कहता है कि वो उसे अंदर ले चले। मयंक अपने सर की बात मान उसे नोगामी मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। यहाँ ये आदमी मेंशन के अंदर जाता है। वहीं अंदर हॉल में पंडित जी ने निशी से कहा, अपने गले में मंगलसूत्र पहन लो और मांग में सिंदूर भर लो। निशी अपने ही हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। जैसे ही निशी ने ये रस्म करी, तभी पंडित जी बोले, ये शादी संपन्न हुई, अब तुम वर्चस्व नोगामी की धर्मपत्नी हुई। पंडित जी की ये बात सुन निशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें एकदम पथरा सी गई थी। यहाँ निशी की शादी हुई। वहीं व्हीलचेयर वाला आदमी हॉल में एंट्री करता है। उसकी नज़र सबसे पहले निशी पर ही जाती है, जो कि मंडप पर दुल्हन बने बिना किसी भाव के मूरत बनी हुई बैठी थी। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर किसी के नाम का सज चुका था। निशी को इस हालत में देख उस आदमी की आंखें शक्त हो जाती हैं, जैसे वो इस शादी से नाखुश हो। एपिसोड 2 नाइट। उसकी नज़र सबसे पहले निशी पर ही जाती है, जो कि मंडप पर दुल्हन बने बिना किसी भाव के मूरत बनी हुई बैठी थी। उसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर किसी के नाम का सज चुका था। निशी को इस हालत में देख उस आदमी की आंखें शक्त हो जाती हैं, जैसे वो इस शादी से नाखुश हो। अब आगे रात का समय। निशी अभी भी दुल्हन के जोड़े में थी, उसके साथ मिष्टी भी थी। दोनों एक रूम के बाहर खड़ी हुई थी। उस रूम के दरवाजे को देख निशी की सांसें रुकी हुई थी। निशी मिष्टी का हाथ पकड़ घबराहट भरी आवाज में बोली, मिष्टी मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे डर लग रहा है। निशी की इस बात पर मिष्टी बोली, अंदर तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आज से यही तुम्हारा रूम है, अब जाओ अंदर। निशी मुंह बना बोली, मिष्टी तुम जानती हो ना मुझे उनसे कितना डर लगता है। उनकी एक बार मैंने आवाज़ सुनी थी, बहुत डरावनी थी। मिष्टी अब निशी को समझाते हुए बोली, निशी अब तुम मेरी प्यारी भाभी बन गई हो और तुमने मेरे भाई वर्चस्व नोगामी से शादी की है। अब शादी की है तो उनकी डरावनी आवाज़ क्या, उनका डरावना चेहरा भी देखना पड़ेगा और उनके साथ उनके रूम में भी रहना पड़ेगा। मिष्टी की ये बात सुन निशी और डर जाती है। निशी जिसने वर्चस्व नोगामी नाम के आदमी के बस नाम से शादी की है, उसे कभी देखा नहीं है। उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब उसे उस आदमी के साथ रहना था। निशी नोगामी मेंशन में सालों से काम करती आ रही है, लेकिन कभी भी उसने अपने मालिक वर्चस्व नोगामी को नहीं देखा था। उसने सबके मुंह से सुना था कि वो बहुत गुस्से वाला है, इसलिए वो कभी गलती से भी अपने मालिक के सामने नहीं आती थी। हाँ, उसने 1-2 बार बस चोरी छिपे वर्चस्व की आवाज़ सुनी थी, जिसे सुनकर वो और डर जाती थी। एक कॉल भारी सी आवाज़ जो किसी का भी गला सूखा दे, जिसकी आवाज़ सुन ही निशी डर जाती थी। अब वो उसी आदमी की वाइफ थी, उसे उसी आदमी के साथ एक रूम में रहना था। ये सोचकर ही निशी के पैर कांप उठते हैं, इसलिए तो वो अभी वर्चस्व के रूम में जाने से मना कर रही है, डर रही है। निशी एक बार फिर घबराहट भरी आवाज में मिष्टी से बोली, मिष्टी तुम भी चलो ना मेरे साथ। निशी की ये बात सुन मिष्टी अपनी आंखें बड़ी कर झट से बोली, न बाबा न, मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। वर्चस्व नोगामी नाम की मुसीबत को तुमने खुद ही चुना है, तो अब तुम ही उनको झेलो मेरी प्यारी भाभी। ये बात बोल मिष्टी आंख मार देती है, जो देख निशी का मुंह फूल जाता है। वो दांत मिसमिसाते हुए बोली, मिष्टी की बच्ची, यहाँ मैं डर से कांप रही हूँ और तुम मेरे मजे ले रही हो, कैसी दोस्त हो तुम। मिष्टी उठकर बोली, हाँ ले रही हूँ मजे, क्योंकि अब तुम मेरी दोस्त के साथ मेरी भाभी भी हो। छेड़खानी का तो हक है मेरा, तो मैं तुम्हें छेड़ूंगी मेरी प्यारी भाभी।
मिष्टी ने एक बार फिर निशी से छेड़खानी वाली बात की जिससे अब की निशी चिढ़ जाती है। पर मिष्टी तो निशी के पूरा मजे लेने की मूड में थी। मैं तो चली सोने, एंजॉय योर स्पेशल नाइट भाभी, बस ध्यान रखना भाई को गुस्सा न आए, अदरवाइज कल तुम्हारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। मिष्टी ये बातें बोल हल्के से हंसते हुए यहाँ से चली जाती है। पीछे से निशी उस पर गुस्सा करते हुए बड़बड़ाती है, मिष्टी की बच्ची, कभी तुम भी मुश्किल में पड़ोगी तब मैं भी फिर तुम्हारे मजे लूंगी। मिष्टी तो चली गई। अब बची निशी। वो डरी हुई खड़ी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वर्चस्व के रूम के अंदर जाने की। तभी यहाँ दादी माँ आती है। उन्होंने तेज आवाज में निशी से कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। दादी माँ की आवाज सुन निशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। फिर वो खुद को संभाल नॉर्मल होते हुए बोली, वो मैं रूम में ही जा रही थी दादी माँ। निशी दादी माँ से भी थोड़ा डरती है, इसलिए उनके सवालों के डर से निशी यहाँ एक पल नहीं रुकती और वो रूम के अंदर चली जाती है। निशी दादी माँ की डर के वजह से वर्चस्व के रूम के अंदर तो चली जाती है, लेकिन अंदर पहुँचते ही वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे वो किसी रूम में नहीं भूतिया घर में आ गई हो। वर्चस्व का रूम कोई भूतिया घर नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा सुंदर सा कमरा था जिसमें रहे सारे सामान बहुत ही लग्जरी और यूनिक थे। और आज उसमें तो 4 चांद लगे हुए थे, क्योंकि पूरा रूम गुलाब की पंखुड़ियों से सजा हुआ था। किंग साइज के बेड पर सुहागरात की सेज सजी हुई थी। रूम की डेकोरेशन देख पहली से ही डरी हुई निशी की सांसें ही रुक जाती हैं और दिल जोरों से शोर करने लगता है। निशी का ऐसा हाल होना लाजमी भी था, क्योंकि आज उसकी सुहागरात थी, उसके उस पति के साथ जिसको उसने कभी पहले देखा नहीं है। उसका आज उस आदमी से सामना होगा जिससे वो डर के मारे छिपती रहती थी, उसके सामने कभी नहीं जाती थी। निशी डरी हुई पूरे रूम में अपनी नज़र घुमा रूम को देखती है। वो अपने कदम धीमे धीमे बड़ा रूम के बीचों बीच बेड के पास पहुंच जाती है। रूम में कोई नहीं था, बहुत शांति थी, बस निशी की डर के मारे बड़ी हुई सांसें ही पूरे रूम में हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, जिन्हें निशी गहरी सांस ले कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। निशी, रूम में कोई नहीं है, तू इतना डर क्यों रही है? रिलैक्स हो जा, कुछ नहीं होगा। जैसे तैसे निशी ने खुद को समझाया और खुद के डर को थोड़ा कम किया। धीरे धीरे निशी की घबराहट कम होने लगती है। पहले वो रूम में आने से डर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी रूम में उसका पति वर्चस्व होगा, पर अब उसे समझ आ चुका था रूम में कोई नहीं है, इसलिए उसका डर भी कम हो जाता है। निशी अपने सिर से अपना घूंघट हटाती है और आराम करने के लिए बेड पर बैठने को होती है। तभी रूम का गेट खुलता है और कोई रूम के अंदर आता है, जिसे देख निशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों पर ढेर सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे उसने न जाने क्या देख लिया हो। कमरे में वही व्हीलचेयर वाला आदमी आता है जो सुबह निशी की शादी के टाइम इस घर में आया था। उस व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को देख ही निशी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके आंखों में सवाल आ जाते हैं। निशी अपने में सोचती है कि ये आदमी जो व्हीलचेयर पर बैठा है वो कौन है और वो इस वक्त रात में इस कमरे में क्यों आया है। निशी उस आदमी को पहली बार देख रही थी, उसका दिमाग इन सवालों से घिरना लाजमी था। वो व्हीलचेयर पर बैठा आदमी भी निशी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी दिखने में काफी हैंडसम था, उसकी बॉडी भी मस्क्यूलर थी। अगर वो व्हीलचेयर पर न बैठा होता तो वो एक हैंडसम, टॉल, परफेक्ट बॉडी वाला आदमी था जिस पर कोई भी लड़की मर मिटे। निशी तो उस आदमी को अचानक अपने कमरे में देख हैरान थी। वो उस आदमी से सवाल करना चाहती थी कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया है, पर निशी कुछ कहती उससे पहले ही वो आदमी बोल उठा। उसने अपनी कॉल्ड वॉइस में निशी से कहा, पहली ही नज़र में अपने पति को नज़र लगाओगी क्या? मिसेज निशी वर्चस्व नोगामी। जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, निशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कान में एक ही आवाज गूंजने लगी, पहली ही नज़र में अपने पति को नज़र लगाओगी क्या? उद्धरण चिन्ह। मतलब वो व्हीलचेयर पर बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि वर्चस्व नोगामी था, जिससे निशी ने शादी की है, उसका पति। निशी बस हैरानी से वर्चस्व को देखती रह गई। शायद उसने कभी सोचा नहीं था वो जिस आदमी के बारे में बिना कुछ जाने उसके नाम का सिंदूर लगा रही है, वो आदमी एक अपाहिज होगा। एक लड़की अपनी शादी के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाती है, और निशी के साथ क्या हुआ है, उसकी शादी एक अपाहिज आदमी से कर दी गई है, जिसके बारे में उसे पहले कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में निशी के पैरों तले जमीन खिसकना ही था। एपिसोड 3 मजबूरी। एक लड़की अपनी शादी के लिए न जाने क्या क्या सपने सजाती है, और निशी के साथ क्या हुआ है, उसकी शादी एक अपाहिज आदमी से कर दी गई है, जिसके बारे में उसे पहले कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में निशी के पैरों तले जमीन खिसकना ही था। अब आगे वर्चस्व को देखते हुए निशी के चेहरे के भाव बार बार बदल रहे थे।
उसे समझ नहीं आता है ये सब उसके साथ क्या हुआ है और वो अब कैसे रिएक्ट करे। कुछ पल निशी हैरानी से खड़ी रही, फिर वो अगले ही पल रूम से बाहर चली गई। निशी के ऐसे चले जाने से व्हीलचेयर पर बैठे वर्चस्व की भान आपस में जुड़ जाती है, साथ ही वो अपनी मुट्ठी को भींच लेता है। वही रूम से बाहर निकलते ही निशी के आंखों से आंसू का एक कतरा बह चलता है। इस शादी में उसकी मर्जी थी, लेकिन उसका पति पैरों से अपाहिज होगा, शायद ये चीज़ निशी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। निशी दादी माँ के रूम में पहुंचती है। निशी को अपने रूम में देख दादी माँ को बिल्कुल हैरानी नहीं होती है, जैसे वो पहले से जानती हो कि निशी उनके पास आएगी। निशी सवाल भरे भाव से दादी माँ से कुछ कहने को होती है, पर निशी कुछ कहती है उससे पहले ही दादी माँ बोल उठती हैं। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई हो, लेकिन कुछ बोलने से पहले उन बातों को तुम याद कर लेना जो तुमने मुझसे कहा था। दादी माँ की बात सुन कुछ बोलने के लिए निशी के खुले हुए होंठ बंद हो जाते हैं। वो कुछ सोचने लगती है। दादी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी, अपने पति की एक अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। ये बातें सोच निशी दादी माँ से धीमी आवाज में बोली, पर दादी माँ, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। आपने ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो अपाहिज है। आपने मुझसे झूठ बोला और आप चाहती हैं मैं उनके साथ शादी का रिश्ता निभाऊं। उद्धरण चिन्ह। निशी ने जैसे ही ये बातें बोली, दादी माँ गुस्से से तमतमा उठी। ये लड़की मेरे पोते को अपाहिज बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अपाहिज नहीं है वो, बस बीमार है वो, और उसको ठीक तो करेगी, इसलिए तेरी शादी उससे करवाई है मैंने, और तू अपनी बात से अब मुकर नहीं सकती है। और वो क्यों? वो तू जानती है। दादी माँ की बात सुन एक बार फिर निशी खामोश रह गई। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे रोक रहा था। उसके साथ धोखा हुआ था, उससे वर्चस्व का सच छुपाकर एक अजीब शादी करवाई गई। निशी सोचने लगती है शायद वर्चस्व की कमी के कारण ही उसके बिना ही उसकी शादी कराई गई। निशी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, दादी माँ और सबसे सवाल करना चाहती थी जिन्होंने उससे सच छुपाया, उसे एक ऐसे आदमी के साथ बांध दिया जो अपाहिज था। पर बात वहीं, इतने सवालों के बाद भी वो चुप ही रह गई। निशी चुपचाप खड़ी थी। तभी दादी माँ तेज आवाज में उससे बोली, मेरे पोते का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है, एक अच्छी पत्नी की तरह तुम्हें उसके साथ रहना है, उसकी सेवा करना है, वो जो बोले सब तुम्हें करना है, लेकिन इन सब के साथ तुम अपनी औकात भी मत भूलना कि तुम इस घर की बहू से पहले क्या थी इस घर में। मेरे कहने का मतलब अच्छे से समझ गई होगी तुम। अब जाओ अपने कमरे में। दादी माँ ने निशी को यहाँ से जाने का कह दिया। निशी कुछ पल चुपचाप यहाँ खड़ी रही, फिर धीमे पैरों से यहाँ से चली गई। निशी वापस अपने नए रूम के बाहर आकर खड़ी होती है। वो रूम के गेट को देखते हुए खुद में बुदबुदाती है, निशी तूने खुद ये रास्ता चुना है, अब चाह कर भी तू पीछे नहीं हट सकती है। तेरे पास इस रिश्ते को निभाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। निशी ने खुद को दिलासा दिया, फिर वो रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर आते ही निशी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी। उसको देखते ही निशी की आंखें हैरानी से फैल गई। वो वर्चस्व के पास भागी और वर्चस्व का हाथ हल्के से पकड़ बोली, ये इतना सारा खून। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व का हाथ खून से लथपथ था। उसकी चेक के पास एक कांच का ग्लास टूटा हुआ गिरा हुआ था, शायद उसी कांच से उसने खुद को चोट पहुंचाया था। उसके हाथ में लगी थी, फिर भी उसके चेहरे पर कोई सिकन तक न थी, और जब निशी ने उसे छुआ तो उसने गुस्से से निशी को खुद से दूर फेंक दिया और उस पर चिल्लाता है, अब क्यों आई हो यहाँ? अभी तो मुझे देख तुम चली गई थी न, इसलिए चली गई थी न क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर बैठा हुआ हूँ, चल नहीं सकता हूँ। वर्चस्व ने निशी को काफी जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से छोटी सी निशी जाकर सीधे जमीन पर गिर जाती है, उसके सिर पर जोरों से लग जाती है। वो वर्चस्व की इस हरकत से ही हैरान रह जाती है। वो अपना सिर पकड़ जमीन से उठती है। वर्चस्व ने अपने साथ निशी को भी चोट पहुंचा दी थी, फिर भी निशी अभी भी वर्चस्व का ही ख्याल करती है। हालांकि निशी वर्चस्व से डर रही थी, फिर भी वो धीरे से बोलती है, आपके हाथ में लगी। उद्धरण चिन्ह। निशी पूरा बोलती उससे पहले ही वर्चस्व उसको गुस्से से देखता है। वर्चस्व की एक नज़र और निशी सहम सी जाती है। न उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, न ही जहां वो खड़ी थी उस जगह से हिल पा रही थी। वर्चस्व नोगामी एक व्हीलचेयर के सहारे चलने वाला आदमी जरूर है, लेकिन उसकी कमी कभी उसके ओरा और खौफ को कम न कर पाई। निशी को अभी कुछ ही पल हुए थे वर्चस्व से मिले हुए, मिली भी नहीं है अभी अच्छे से, फिर भी वो समझ चुकी थी कि क्यों डरते हैं सब वर्चस्व से। जो आदमी गुस्से में खुद को हट कर सकता है, कोई उसकी मदद कर रहा है उसको हट कर सकता है, तो वो कितना खतरनाक होगा। लोग उससे डरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और निशी तो वैसे भी वर्चस्व से डरती थी, उसके लिए आज वर्चस्व से सामना करना किसी बुरे नाइटमेयर से कम नहीं है। वो डरी हुई थी,
शायद इतनी ज्यादा कि डर के मारे उसके पैर हल्के कांप रहे थे। एपिसोड 4 तुम मुझे नहलाओ। और निशी तो वैसे भी वर्चस्व से डरती थी, उसके लिए आज वर्चस्व से सामना करना किसी बुरे नाइटमेयर से कम नहीं है। वो डरी हुई थी, शायद इतनी ज्यादा कि डर के मारे उसके पैर हल्के कांप रहे थे। अब आगे वर्चस्व अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए अपने डीप आंखों से गुस्से से निशी को घूर रहा था, और निशी डरी सहमी सी दुल्हन के जोड़े में उसके सामने खड़ी थी। कुछ पल खामोशी के बाद अचानक ही वर्चस्व ने निशी से कहा, मुझे नहाना है, तुम मुझे नहलाओ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी की भान आपस में जुड़ गई, मतलब अभी तो वो दोनों मिले हैं और वर्चस्व उससे खुद को नहलाने की बात कर रहा। निशी हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व कठोरता से जवाब देता है, जो तुमने सुना, तुम मेरी हालत देख ही सकते हो, मुझे कुछ भी करने के लिए एक केयर टेकर की जरूरत रहती है, और वो केयर टेकर अब तुम हो। मेरे सारे काम अब तुम करोगी। निशी अटकती हुई आवाज में बोली, मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने बिना किसी भाव के कहा, बीबी हो तुम मेरी, अपने पति की सेवा करना ये तो तुम्हारा फर्ज है। निशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो फिर से वर्चस्व की बात पर कुछ कहना चाहती है, पर वर्चस्व की तीखी नजरें देख शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। जो वर्चस्व बोल रहा था वो निशी करना नहीं चाहती थी, लेकिन डर की वजह से वो इनकार नहीं कर पाई। निशी धीरे से बोली, जी मैं वो। वर्चस्व ने फिर से निशी की बात नहीं सुनी और उस पर गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? आई सेड मुझे नहाना है। उद्धरण चिन्ह। आपकी वर्चस्व के चिल्लाने से निशी चौंक ही जाती है, उसे समझ नहीं आता वो करे। वो बस डर के मारे वर्चस्व की व्हीलचेयर पकड़ती है और उसे वॉशरूम में ले जाती है। वॉशरूम में तो निशी वर्चस्व को ले आती है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आता वो आगे क्या करे। वो नर्वसनेस से वर्चस्व से पूछती है, मैं अब क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व अपनी नजर चढ़ा निशी को देखता है, फिर वो अपना खून से लथपथ हाथ आगे कर देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी सोचती है शायद वर्चस्व उसके हाथ से खून साफ करने को बोल रहा है, तो वो जल्दी से वर्चस्व का हाथ पकड़ती है और उसे साफ करने लगती है। वर्चस्व के हाथ में सच में बहुत घाव था, जिसे देख निशी को डर लग रहा था, लेकिन वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। थोड़ी देर में निशी वर्चस्व का हाथ साफ कर देती है, फिर वो उससे पूछती है, अब क्या करूं? इस पर दवाई लगा दूं? बहुत ज्यादा घाव है। वर्चस्व कठोरता से बोला, नहीं पहले मैं नहाऊंगा, तुम मेरी शर्ट खोलो। शर्ट खोलने की बात सुन निशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो वर्चस्व से थोड़ी दूर हो जाती है और सकपकाते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी शर्ट खोलूं? नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। फाइनली इतने देर बाद अब निशी ने वर्चस्व को मना ही कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर निशी का मना करना वर्चस्व को पसंद नहीं आता है। वो गुस्से से निशी को देखने लगता है। निशी सहम जाती है, पर वो हिम्मत कर बोली, वो आपके हाथ तो ठीक है, फिर आप खुद क्यों अपना काम नहीं कर लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। निशी की इस बात पर वर्चस्व दांत भींचते हुए बोला, यू कांट सी, मेरे हाथ में लगी है। वर्चस्व की ये बात सुन निशी वर्चस्व के हाथ की तरफ देखती है, जिसकी हथेली से अभी भी हल्का खून रिस रहा था। निशी को अपने हाथ की तरफ देखते हुए देख वर्चस्व ने उस पर फिर गुस्सा किया, खड़े खड़े तुम देख क्या रही हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व बस गुस्सा कर रहा था और निशी बार बार सहम सी जाती है। वो अटकती हुई आवाज में बोलती है, कर रही हूँ। निशी वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलने के लिए थोड़ा उसके ऊपर झुकती है। निशी के ऐसा करने पर उसका चेहरा वर्चस्व के चेहरे के बेहद करीब हो जाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। वर्चस्व के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और निशी की आंखों में थोड़ी मासूमियत, थोड़ी घबराहट, थोड़ी डर तो थोड़े सवाल सब थे। वर्चस्व की ग्रे आंखें जिनमें कोई भाव नहीं था, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसकी आंखों को देखे तो उन आंखों में कहीं खो ही जाए। पर निशी को उसकी ग्रे आंखों से उससे नजरें मिलाने में डर लगता है, इसलिए वो जल्द ही अपनी नजरें झुका लेती है। निशी की ये हरकत जब वर्चस्व ने देखी तो न जाने क्यों वर्चस्व के होंठों पर एक डेविल सी स्माइल आ गई, और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से भाव रहित हो जाता है। वर्चस्व के चेहरे पर कैसे भाव आ जा रहे थे ये निशी नहीं देख पाती है, क्योंकि उसकी नजरें झुकी हुई थी। निशी धीरे धीरे अपने हाथ वर्चस्व की शर्ट की ओर बढ़ाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, मतलब वो जिस आदमी से इतना डरती थी आज उसी के इतने करीब थी, उसकी शर्ट खोलने जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था शादी के बाद उसे ये सब करना पड़ेगा। निशी के हाथ एकदम वर्चस्व की शर्ट की बटन के पास रुक जाते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन बटन को खोल दे। वो अपने मन में सोचती है,
प्लीज आप कहिए न, यहीं रुक जाओ, मैं खुद से कर लूंगा। बेचारी निशी सोच रही थी कि वर्चस्व उसे मना कर दे, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता है। वर्चस्व ने नहीं रोका तो निशी खुद से ही उससे पूछने का सोचती है। निशी अपने नजरें झुकाए हुए वर्चस्व से धीरे से पूछती है, आप सच में चाहते हैं मैं आपकी शर्ट खोलूं? उद्धरण चिन्ह। निशी के इस सवाल पर वर्चस्व रूडली बोला, मुझे बातों को रिपीट करने की आदत नहीं है। वर्चस्व की ये बात सुन निशी अपने आंखें भींच लेती है। उसे लगता है उसे वर्चस्व से सवाल करना ही नहीं चाहिए था। फिर निशी ने अपनी आंखें खोली, वो गहरी सांस लेती है और अपने कांपते हुए हाथों वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलने लगती है। इस काम को करते हुए निशी के हाथों में रही चूड़ियां शोर मचा देती हैं। एपिसोड 5 तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी अपने आंखें भींच लेती है। उसे लगता है उसे वर्चस्व से सवाल करना ही नहीं चाहिए था। फिर निशी ने अपनी आंखें खोली, वो गहरी सांस लेती है और अपने कांपते हुए हाथों वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलने लगती है। इस काम को करते हुए निशी के हाथों में रही चूड़ियां शोर मचा देती हैं। अब आगे निशी वर्चस्व की शर्ट खोल रही थी। उसकी चूड़ियों का शोर पूरे वॉशरूम में गूंज उठता है। उसकी चूड़ियों का शोर सुन वर्चस्व निशी की चेहरे की तरफ देखने लगता है। वहीं वर्चस्व की शर्ट की बटन खोलते हुए निशी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इस वजह से उसके हाथ बार बार वर्चस्व की चेस्ट को छू जा रहे थे। इस छुअन से निशी के पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ चलती है और उसे थोड़ी शर्म भी आती है, इसलिए उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। जैसे जैसे बटन खुलती जाती है वर्चस्व की चेस्ट और दिखती जाती है और निशी शर्म से पूरी टमाटर की तरह लाल पड़ने लगती है। निशी पहली बार किसी आदमी के इतने करीब थी और ये सब कर रही थी, इसलिए उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था। सबकी सांसें बढ़ रही थी, माथे पर घबराहट की लकीरें थी। वहीं वर्चस्व के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन निशी के छून से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। एक नौजवान आदमी और एक खूबसूरत लड़की करीब हो और उनके बीच कुछ फर्क न पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस करीबी से वर्चस्व और निशी दोनों को फर्क पड़ रहा था। हालांकि वो आज ही मिले हैं, लेकिन जैसा वो रिएक्ट कर रहे थे वो कुछ और ही उनके बीच देखने को मिल रहा था। कुछ पल में जैसे तैसे निशी वर्चस्व की शर्ट खोल देती है। जैसे ही उसने सारी बटन खोली उसकी आंखें पथरा सी गई, उसका गला सूख गया, उसने अपना थून कटक लिया और उसकी काली झील सी आंखें वर्चस्व की नेक चेस्ट पर ठहर सी गई। वर्चस्व की चेस्ट बहुत ही हॉट और सॉलिड थी। ऐसा लग रहा था उसने सालों जिम में पसीना बहा वो बॉडी बनाई थी। उसके 8 एब्स भी थे जो कि काफी अट्रैक्टिव थे। जब निशी की नज़र उन एब्स पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में घूमने लगा, एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी इतना हॉट। निशी ऊपर से नीचे तक वर्चस्व को चेक करती है। वो बुरी नज़र से वर्चस्व को देखना नहीं चाहती थी, लेकिन वर्चस्व की पर्सनैलिटी थी ही ऐसी कि निशी उसे चेक करने से खुद को रोक नहीं पाती है। निशी वर्चस्व को चेक रही थी। ये वर्चस्व देख लेता है तो वो बड़ी बेशर्मी से बोला, ऐसे देखो मत, अगर कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो तुम, मैं आपहेज हूँ तुम नहीं, तुम मेरा फायदा उठा सकती हो। वर्चस्व की ये बातें सुन निशी का मुंह हैरानी से खुल जाता है। वो अपने मन में बोली, ये आदमी खुद को समझता क्या है, कोई लाज शर्म है या नहीं, कैसे बोल रहा है मेरा फायदा उठा सकती हो, क्या मैं इन्हें कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ। उद्धरण चिन्ह। निशी अपनी मन की बड़बड़ में गुम थी। तभी वर्चस्व ने फिर कहा, इतना क्या सोच रही हो तुम, जो मन करे कर लो मेरे साथ, वैसे भी मुझे भी इन सब की नीड है। मैं भी चाहता हूँ कोई मुझे सेटिस्फाई करे, मेरी नीड को पूरा करे। वर्चस्व की ये बातें सुन फिर से निशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे वर्चस्व की कुछ बातें समझ आए और कुछ सर के ऊपर से चली गई। वो अटकती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। उद्धरण चिन्ह। निशी के इस सवाल पर अब वर्चस्व निशी को ऊपर से नीचे तक चेक करता है, फिर सपाट लहजे में बोला, वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है। निशी फिर सवाल करती है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह। निशी ने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे उसे बिल्कुल भी न पता हो कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच कैसा रिश्ता रहता होता है। उसके चेहरे के भाव बहुत भोले थे। निशी का ये भोलापन देख वर्चस्व ने नॉर्मल लहजे में कहा, लीव इट, मुझे रूम में ले चलो। वर्चस्व की ये बात सुन फिर से निशी हैरान हो जाती है। वो कंफ्यूजन भरे भाव से बोली, क्यों, क्या हुआ, आपको तो नहाना था ना। उद्धरण चिन्ह। निशी के सवाल पर वर्चस्व अब निशी को घूरता है और रूड टोन में बोला, जितना बोला है बस उतना करो तुम, मुझे सवाल जवाब करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वर्चस्व की आवाज काफी डीप और कोल्ड सी थी, जो कि बिना कोई डरावनी बात बोले बिना ही निशी को डराने के लिए काफी थी।
जैसे अभी निशी डर जाती है, वो अब वर्चस्व से कोई सवाल नहीं करती है। निशी वर्चस्व के ऊपर झुकी हुई थी तो वो उसके ऊपर से उठने लगती है, पर निशी उठती तभी वो पता नहीं कैसे फिसल सी जाती है और वो वर्चस्व के ऊपर ही जा गिरती है। उसका छोटू सा चेहरा जाकर वर्चस्व की चेस्ट पर रख जाता है। निशी अचानक गिरी, इसलिए खुद को संभालने के लिए वर्चस्व निशी को उसकी कमर से पकड़ लेता है। निशी का चेहरा वर्चस्व की चेस्ट पर रखा हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके शोल्डर पर थे। वहीं वर्चस्व के दोनों की हाथ निशी की पलती कमर पर रखे हुए थे। वर्चस्व की हथेली इतनी बड़ी थी कि उसके हाथों की हथेली की दबोचे में निशी की पूरी कमर थी। ये इतना अचानक हुआ कि दोनों ही शॉक थे। कुछ पल बाद निशी सेंस में आती है तो वो वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। वो सॉरी, पता नहीं कैसे, उद्धरण चिन्ह। निशी डरी हुई थी, उसे लग रहा था वो वर्चस्व के ऊपर गिर गई, वो अब उस पर गुस्सा करेगा। डर के मारे निशी काफी हड़बड़ी में वर्चस्व के ऊपर से उठ रही थी। इस वजह से वो उठती तो नहीं है बल्कि एक बार और फिसल जाती है। इस बार निशी का चेहरा जाकर वर्चस्व के चेहरे से जा मिलता है। दोनों का चेहरा बहुत करीब था, दोनों की नाक एक दूसरे से टच कर रही थी और उनके होठों के बीच बस जरा सी दूरी थी। वर्चस्व के इतने करीब होने पर निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से डर भरे भाव से वर्चस्व की आंखों में देख रही थी। वर्चस्व की आंखें किसी पत्थर की तरह कठोर थी। उसकी आंखों में देख निशी और डर जाती है। निशी फिर से वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है, तभी उसे अपने पेट पर कुछ हार्ड सा चुभा। उस चुभन को महसूस कर उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, आह। उद्धरण चिन्ह। निशी की ये आवाज बहुत अजीब सी थी, जैसे उसने मौन किया हो। एपिसोड 6 डीप बाइट। निशी फिर से वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है, तभी उसे अपने पेट पर कुछ हार्ड सा चुभा। उस चुभन को महसूस कर उसके मुंह से आवाज निकल जाती है, आह। उद्धरण चिन्ह। निशी की ये आवाज बहुत अजीब सी थी, जैसे उसने मौन किया हो। अब आगे निशी मौन करती है, आह। उद्धरण चिन्ह। उसकी मौन भरी आवाज सुन वर्चस्व की भान आपस में जुड़ जाती है। वहीं निशी, वो अपना हाथ अपने पेट के पास ले जाकर चेक करने लगती है कि उसको क्या चुभा। चेक करते हुए निशी का हाथ किसी हार्ड चीज पर पड़ता है, जो कि उसके पेट को छू रहा था। उस हार्ड चीज को महसूस कर पहले निशी के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव थे, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वो कुछ पल सदमे में रहती है, फिर बड़ी बड़ी आंखें कर वर्चस्व की चेहरे की तरफ देखती है। वर्चस्व के चेहरे की तरफ देख निशी की और बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वर्चस्व के चेहरे की भी हवाएं उड़ी हुई थी। वर्चस्व के चेहरे का ये हाल देख निशी हैरानी से एक बार वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है तो एक बार अपने हाथ की तरफ, जो शायद उसने उस जगह रख दिया था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। निशी का हाथ वर्चस्व के दोनों थाई के बीच रखा हुआ था। निशी के चेहरे पर टेंशन भरे भाव आ जाते हैं। वो अब बड़ी हड़बड़ी से वर्चस्व के ऊपर से उठ खड़ी हो जाती है और वर्चस्व से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। निशी को बहुत अजीब लग रहा था, उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने जो गलती से अभी हरकत की थी उसकी वजह से उसे लग रहा था वो जाकर कहीं छुप जाए और वर्चस्व के सामने कभी ना आए। वहीं निशी की तरह वर्चस्व का भी कुछ वैसा ही हाल था, पर अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसने निशी से कहा, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, जैसे न जाने क्या हो गया हो। ये तो नॉर्मल है, तुम मेरे पास आए और मेरी बॉडी रिएक्ट कर गई। वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सो इसके लिए तुम्हें एम्बैरेस्ड फील करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे टच कर सकते हो, फील कर सकती हो। वर्चस्व ने ये बात ऐसे टोन में बोली जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो, कुछ हुआ ही न हो। न चेहरे पर कोई भाव, न बातों में शर्म। अब वर्चस्व बेशर्म हो सकता है, पर निशी नहीं है। उसने तो ये सब पहली बार फेस किया था। उसका तो मन कर रहा था वो वही दीवार से अपना सिर पीट ले या धरती खोदकर उसमें समा जाए। निशी का ऐसा फील करना लाजमी भी था। एक तो वो पहले से ही शर्मिंदा थी, फिर वर्चस्व की बात, जिसे सुन उसके दिमाग में बस यही आया, कितने बेशर्म और मुनहफट है ये। निशी ने अपने मन में वर्चस्व को कोस दिया, लेकिन उसने सामने वर्चस्व से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बस अपनी नजरों को शर्मिंदगी से झुकाए हुए खड़ी रही। निशी चुपचाप खड़ी थी तो वर्चस्व ने उससे सवाल किया, क्या हुआ तुम्हें, कुछ बोलो। उद्धरण चिन्ह। आपकी निशी धीरे से बोली, कुछ नहीं, चलिए मैं आपको रूम में ले चलती हूँ। निशी सच में बहुत शर्मिंदगी फील कर रही थी। जो कुछ उसके और वर्चस्व के बीच हुआ उसके बारे में वो और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और बात को टाल देती है। निशी गहरी सांस ले थोड़ा खुद को संभालती है, फिर वो वर्चस्व को लेकर रूम में चली जाती है। निशी वर्चस्व को लेकर रूम में आती है। अब निशी भी थोड़ा नॉर्मल हो चुकी थी।
रूम में आते ही वर्चस्व ने निशी से अपने हाथ पर ड्रेसिंग करवाए, फिर उससे अपने खुली हुई शर्ट को पूरी उतारने को कहा। हाथ की ड्रेसिंग तो निशी ने कर दी, पर फिर से शर्ट उतारने की बात सुन निशी परेशान हो जाती है। वॉशरूम में जो कुछ हुआ उसकी वजह से निशी फिर से वर्चस्व के करीब जाने में घबरा रही थी। वो सोच रही थी उसे वर्चस्व के पास न जाना पड़े, इसलिए उसने अटकती हुई आवाज में वर्चस्व से कहा, अब आपको शर्ट क्यों उतारनी है? अब तो आपको नहाना भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निशी ने सवाल किया और वर्चस्व गुस्सा हो गया। वो निशी को घूरने लगा। वर्चस्व के घूरने से निशी के चेहरे का रंग उड़ गया और न चाहते हुए भी डर की वजह से उसे वर्चस्व की शर्ट उतारनी पड़ती है। निशी एक बार फिर वर्चस्व के करीब जाती है, हल्का सा उसके ऊपर झुकती है। इस बार वर्चस्व के करीब जाने में निशी बहुत नर्वस थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अब वो कोई गड़बड़ न दे, इसलिए वो वर्चस्व से एक दूरी मेंटेन की हुई थी। उसके चेहरे की तरफ नहीं देखती है, बल्कि उसकी बॉडी की तरफ भी नहीं देखती है। बस खुद के हाथों को देखते हुए वो अपनी नजरें नीचे किए हुए बिना वर्चस्व को जरा सा भी छुए उसकी शर्ट उतार देती है और जल्दी से वर्चस्व से दूर हट जाती है। दूर वो एक रिलैक्स भरी गहरी सांस लेती है, जैसे न जाने कितने बड़ी जंग लड़ कर आई थी वो। निशी ने रिलैक्स फील किया, तभी वर्चस्व ने उस पर एक और बॉम्ब फोड़ दिया। वर्चस्व ने निशी से कहा कि वो उसे बैग पर लेटा दे। वर्चस्व की ये बात सुन निशी ने जो वर्चस्व की शर्ट को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। निशी हैरान होती है क्योंकि वो अब वर्चस्व से दूर रहने की सोच रही थी और वर्चस्व उसे ऐसे काम बता रहा था जो बिना पास जाए हो ही नहीं सकता है। निशी का मुंह बन जाता है, पर वही वो वर्चस्व को मना नहीं कर पाती है। निशी वर्चस्व की व्हीलचेयर बेड के पास ले जाती है और उसे उठाकर बेड पर लेटाने लगती है। वर्चस्व को बेड पर लेटाते हुए निशी की पूरी जान निकल जाती है। मतलब निशी वर्चस्व को संभाल नहीं पाती है। अब कहाँ मस्कुलर टॉल वर्चस्व और कहाँ पलती छोटी सी निशी, और उसने कभी ये काम किया भी नहीं था, तो वो वर्चस्व को नहीं संभाल पाती है। और नतीजा ये होता है कि निशी वर्चस्व को बेड पर लेटाने की जगह उसे गिरा देती है और खुद भी जाकर उसी के ऊपर गिर जाती है। वर्चस्व धड़ाम से बेड पर गिर जाता है और उसके ऊपर जाकर निशी भी गिर जाती है। निशी का चेहरा जाकर वर्चस्व के नेक्स्ट चेस्ट पर घुस जाता है। निशी के दोनों हाथ भी वर्चस्व की चेस्ट पर ही रखे हुए थे और वर्चस्व के दोनों हाथ निशी की कमर पर थे। दोनों फिर एक बार वैसी हालत में थे जैसे कुछ देर पहले वॉशरूम में थे। निशी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। धड़कने बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगती हैं। चेहरे पर घबराहट भरे भाव आ जाते हैं। वो वर्चस्व से दूरी बना रही थी, लेकिन अब वो उसी के ऊपर उसकी ही बाहों में थी। निशी हड़बड़ी करते हुए वर्चस्व के ऊपर से उठने लगती है। तभी उसे महसूस हुआ कि वर्चस्व के हाथ उसकी कमर कस रहे थे। मतलब वर्चस्व निशी को खुद के ऊपर से उठने नहीं दे रहा था। वर्चस्व की इस हरकत से निशी अपना चेहरा वर्चस्व की चेस्ट से उठा उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि हमेशा की तरह भाव रहित था। उसके भाव रहित चेहरे को देख निशी को समझ नहीं आता कि वर्चस्व चाहता क्या है। धीरे धीरे वर्चस्व के हाथों की कसन निशी की कमर पर तेज हो जाती है, मानो वो उसकी कमर को अपनी हथेलियों में भर लेना चाहता हो। निशी बुरी तरह घबरा जाती है। वो वर्चस्व के ऊपर से उठने की पूरी कोशिश करती है, पर वर्चस्व ने उसकी कमर को अपने हाथों से बुरी तरह दबोचा हुआ था। इस वजह से निशी उसके ऊपर से उठाना तो दूर, हिल भी नहीं पा रही थी। निशी की रोने जैसे सूरत हो जाती है क्योंकि उसे हट होने लगता है वर्चस्व की पकड़ से। निशी रोनी सूरत बना वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है और नमी वाली आवाज में बोली, छोड़िए मुझे। निशी ने वर्चस्व को खुद को छोड़ने को कहा, पर वर्चस्व ने निशी को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी ऊपरी बॉडी को मूव कर निशी को बेड पर कर दिया और खुद निशी के ऊपर आ गया। उसने निशी के दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हाथों की हथेलियों में भर लिया। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी हैरान ही रह गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अपने ऊपर रहे वर्चस्व को देखती ही रह गई। वही वर्चस्व ने कुछ पल निशी के चेहरे को घूरा, फिर वो अपने एक हाथ से निशी की ज्वेलरी उतारने लगता है। निशी को समझ नहीं आता ये वर्चस्व क्या कर रहा है। उसने हैरानी भरे भाव से वर्चस्व से सवाल किया, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। निशी के सवाल पर वर्चस्व ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना काम कर रहा था, मतलब निशी की ज्वेलरी उतार रहा था। वर्चस्व ने निशी के कान के झुमके उतारे और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने उसकी मांग टीका, गले का हार, हाथों की चूड़ियां सब उतार दिया। निशी वर्चस्व को रोकना चाहती थी, लेकिन वो इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वर्चस्व ने जब निशी की सारी ज्वेलरी उतार दी तो वो एक नज़र भर पहले निशी के चेहरे की तरफ देखता है, फिर उसके लहंगे के दुपट्टे को खोलने लगता है। जब वर्चस्व ने ऐसा किया तो निशी बहुत घबरा जाती है।
वो शायद समझ जाती है वर्चस्व उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। निशी वर्चस्व को धक्का देने लगती है, उसके चंगुल से बचने की कोशिश करने लगती है, लेकिन निशी की कोशिश से वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो निशी के दुपट्टे को खोल देता है और उसे बड़ी बुरी तरह से निशी के सीने से अलग कर रूम के किसी कोने में फेंक देता है। निशी बिना दुपट्टे के वर्चस्व के सामने होती है। उसके ब्लाउज का नेक थोड़ा डीप था, जिस वजह से उसका क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। निशी डरी हुई थी और डर की वजह से वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, तो उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। निशी डरी हुई थी, लेकिन देखने वाले के लिए ये नज़ारा किसी अट्रैक्शन कम न था। जैसे वर्चस्व की नज़र निशी के सीने पर ठहर सी गई थी और अगले ही पल वो अपना चेहरा निशी की तरफ झुकाने लगता है। वर्चस्व अपना चेहरा निशी के सीने पर रखने ही वाला होता है, तभी वो अचानक रुक जाता है। वो एक बार निशी के चेहरे की तरफ देखता है, जिसमें डर और घबराहट के भाव के सिवा कुछ नहीं था। फिर वो अपना चेहरा निशी के ऊपर रख देता है, लेकिन उसके सीने पर नहीं बल्कि उसके नेक पर। वर्चस्व अपना चेहरा निशी के नेक के पास रख देता है। उसके सख्त होंठ निशी की सॉफ्ट स्किन को छू रहे थे। कुछ पल बाद वर्चस्व निशी के नेक पर शक करने लगता है। निशी ने जब वर्चस्व के होंठों की छुअन को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वर्चस्व निशी के नेक पर शक करता जाता है। उसका शक धीरे धीरे वाइल्ड होता जाता है और वो बहुत जोर से निशी के नेक पर बाइट कर देता है। वर्चस्व ने काफी जोर से बाइट किया था, जिस वजह से निशी को जोर का दर्द होता है। वो जोर से चिल्ला उठती है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 7 सुहागरात का गिफ्ट कैसा लगा बीबी। वर्चस्व निशी के नेक पर शक करता जाता है। उसका शक धीरे धीरे वाइल्ड होता जाता है और वो बहुत जोर से निशी के नेक पर बाइट कर देता है। वर्चस्व ने काफी जोर से बाइट किया था, जिस वजह से निशी को जोर का दर्द होता है। वो जोर से चिल्ला उठती है। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। वर्चस्व के काटने से निशी को दर्द होता है। वो जोर से चिल्ला उठती है। उद्धरण चिन्ह। निशी दर्द में होती है, लेकिन उससे वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो निशी के नेक पर एक ही जगह पर शक किए जा रहा था, बाइट किए जा रहा था। निशी की रोने जैसे हालत हो जाती है, क्योंकि उसको सच में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी स्किन जल रही है, ऐसा निशी को फील हो रहा था। निशी दर्द भरी आवाज में वर्चस्व से बोली, प्लीज रुक जाइए, ये बहुत दुख रहा है। निशी ने वर्चस्व को रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। वर्चस्व निशी के नेक पर बाइट करता रहता है, जब तक कि निशी रोने नहीं लगती है। जब निशी किसी छोटे बच्चे की सिसकने लगती है, तब जाके वर्चस्व अपने होंठ निशी के नेक से हटाता है। वर्चस्व ने बहुत बुरी तरह निशी के नेक पर बाइट किया था। जहां पर उसने बाइट किया था, वहां पर पूरा रेड हो गया था, मानो अगर वर्चस्व अब न रुकता तो निशी की स्किन से खून ही निकलने वाला था। वर्चस्व उस बाइट के निशान को घूरता है, फिर निशी के चेहरे की तरफ देखता है। निशी का चेहरा लाल पड़ा हुआ था, आंखों से आंसू गिरने के निशान पड़े हुए थे और वो अपने होठों को बाइट कर रही थी, क्योंकि उसको अपने नेक पर जलन हो रही थी। उस दर्द और जलन में वो अपने होठों को बाइट कर रही थी। वर्चस्व ने निशी का ऐसा हाल देखा तो उसके चेहरे पर शातिर से भाव आ जाते हैं, जैसे निशी को दर्द में देख उसे अच्छा लग रहा हो। वर्चस्व ने कुछ पल रोती हुई निशी को देखा, फिर वो निशी से बोला, सुहागरात का गिफ्ट कैसा लगा बीबी। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन रोती हुई निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं। उसे वर्चस्व का ये गिफ्ट समझ ही नहीं आया। निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव देख वर्चस्व फिर से बोला, ऐसे मत देखो, हमारी सुहागरात का गिफ्ट दिया है ये मैंने तुम्हें। वर्चस्व ने इतना कहा, फिर वो निशी के कान के पास जा उसके कान में फुसफुसाता है। वैसे अगर मैं ठीक होता तो आज रात तुम्हें सोने नहीं देता, तुम्हें तब तक नहीं छोड़ता जब तक तुम मेरा नाम नहीं मौन करने लगती। ये बोल वर्चस्व ने हल्के से निशी के कान को काट लिया और फिर उसके सीने में अपना चेहरा रखकर उसी के ऊपर लेट गया। वहीं निशी फिर से सिसक उठी, साथ ही वो हैरान भी थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसके दिमाग में वर्चस्व की बात चल रही थी। वो सोचने लगती है, अगर वर्चस्व ठीक होता, उसके पैर काम कर रहे होते, तो वो उसके साथ क्या करता। एक बाइट में ही उसने जान निकाल दी, इससे आगे कुछ करता तो मैं तो मर ही जाती। निशी सब सोच डर जाती है, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, जो कि उसके ऊपर लेटे वर्चस्व को महसूस होता है। तो वो निशी के सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, ऐसे सांसें लेना बंद करो, तुम मेरे हार्मोन्स को जगा रही हो, फिर मत कहना कुछ चुभा। वर्चस्व की ये बात सुन निशी अपनी सांसों को ही रोक लेती है। उसका चेहरा ब्लैंक हो जाता है। वो काफी देर अपनी सांसों को रोक कर रखती है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। वहीं वर्चस्व भी निशी के ऊपर लेटे हुए ही सो जाता है। दोनों ही गुलाब से सजे बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं।
वर्चस्व तो पूरा ही निशी के ऊपर सोया हुआ था और नींद में निशी भी वर्चस्व को अपनी बाहों में भर लेती है। अगले दिन निशी की नींद खुलती है, उसे ऐसा लगता है उसका पूरा बदन टूट रहा है, वो दर्द से कराह उठती है। आह, उद्धरण चिन्ह। इसी कराह के साथ निशी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही निशी की नज़र वर्चस्व पर पड़ी, जो कि अभी भी उसके ऊपर लेटे हुए उसके सीने से लगा हुआ सो रहा था। वर्चस्व को अपने ऊपर लेटे देख निशी ने गहरी सांस छोड़ी, फिर वो सोते हुए वर्चस्व को अपने ऊपर से साइड करने लगती है। निशी से अब और वर्चस्व का वजन नहीं सहा जा रहा था। वो बेड से उठना चाहती थी, इसलिए वो वर्चस्व को खुद के ऊपर से उठाने लगती है, पर वही नाजुक निशी मस्कुलर वर्चस्व को हिला भी नहीं पा रही थी। निशी परेशान हो उठती है, वो खुद में बड़बड़ाती है, ये आदमी है या हाथी, हिल ही नहीं रहे हैं। एक तो पूरा मेरे ऊपर चढ़ गए हैं, इन्होंने मुझे अपना बैद समझ लिया है क्या? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व सो रहा था और उसके सोने का पूरा फायदा उठा रही थी निशी। वो उसे कोसते जाती है। बड़ी कोशिश के बाद कैसे भी हिलडुल कर निशी वर्चस्व को तो नहीं अपने ऊपर से हटा पाती है, लेकिन खुद उसके नीचे से जरूर निकल जाती है। छोटी सी थी निशी, चूहिया की तरह वर्चस्व की पकड़ से निकलना उसके लिए ज्यादा आसान था। वर्चस्व से दूर हो निशी के चेहरे पर एक जीत वाले भाव थे। वो इन्हीं भाव के साथ वर्चस्व की तरफ देखती है, जो कि अब अकेला बेड पर चेस्ट की बल लेटा हुआ था और सो रहा था। निशी की नज़र वर्चस्व के चेहरे पर पड़ी। सोते हुए वर्चस्व काफी हैंडसम और इनोसेंट लग रहा था। चेहरा उसका शांत था, हेयर उसके बिखरे हुए थे जो कि उसके माथे पर रखे हुए थे। वर्चस्व को यूं देख एक पल के लिए निशी की नज़र उस पर ठहर सी गई। वो मजबूर हो जाती है वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक चेक करने पर। निशी अपने कजरारी आंखों से टुकुर टुकुर वर्चस्व को चेक करती है। उसकी नज़रें वर्चस्व पर फिसल रही थी। तभी वो अचानक वर्चस्व से अपनी नज़रें फेर लेती है और खुद में बोली, निशी तू मासूम है, ये बेशर्म है और एक मासूम और बेशर्म का कोई मैच नहीं हो सकता, मैं इनसे दूर रहूंगी। निशी ने इतना कहा, फिर वो बेड से उठने लगी। जैसे ही निशी खड़ी हुई वो दर्द से एक बार फिर कराह उठी। आह माँ, मेरी कमर टूट गई। निशी को सच में अपनी कमर में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था, इसलिए वो दोबारा बेड पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद निशी दोबारा उठी। इस बार वो संभल कर उठती है तो उसे कोई दर्द नहीं होता है। निशी वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी रूम के डोर पर नोक नोक की आवाज आई। निशी डोर खोलने जाती है। निशी ने डोर खोला तो सामने मिष्टी खड़ी थी। मिष्टी बड़ी खुशी से बोली, गुड मॉर्निंग भा। मिष्टी बस इतना बस बोल कर रह गई। आगे वो हैरानी से निशी को देखने लगी। मिष्टी के चेहरे के ये भाव देख निशी खुद की तरफ देखती है, ये सोचते हुए कि मिष्टी उसे ऐसे क्यों देख रही है। जब निशी ने खुद को देखा तो वो खुद हैरान हो जाती है। निशी पूरी मेसी सी थी, बाल उसके बिखरे थे, दुपट्टा उसने लिया नहीं था, उसके एक साइड कंधे से उसकी ब्लाउज का गला भी हल्का उतरा हुआ था और उसका लहंगा भी हल्का लूज था। निशी की हालत ऐसी थी मानो वो अभी कुछ नोटी हरकत करके आई है। निशी की यही हालत देख मिष्टी हैरान हो जाती है, फिर निशी भी हो जाती है। जब निशी को एहसास हुआ वो कैसी हालत में है तो वो अपने को थोड़ा ठीक करते हुए अटकती हुई आवाज में मिष्टी से बोली, वो मिष्टी तुम यहाँ, मतलब कुछ काम था? उद्धरण चिन्ह। निशी ऑकवर्ड सा फील कर रही थी, इसलिए मिष्टी से कुछ भी बोल दी। वहीं निशी के बोलने से मिष्टी सेंस में आती है, वो वापस नॉर्मल हो जाती है और उसने मिष्टी से कहा, ओहो, लगता है मैंने अपनी भाभी को डिस्टर्ब कर दिया। वैसे तो निशी कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन मिष्टी की ये बात सुन उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है क्योंकि मिष्टी उसे छेड़ रही थी। वहीं मिष्टी बोलना जारी रखती है, वैसे अभी तुम्हें अपने कार्य में खेद करना पड़ेगा क्योंकि दादी माँ ने तुम्हें नीचे बुलाया। ये लो कपड़े, यही पहनना और हाँ तैयार होकर जल्दी नीचे आना, रात लंबी थी, अब तो मन भर जाना चाहिए भाभी। मिष्टी ने ये बातें कहीं, निशी के हाथ में कुछ सामान पकड़ाया और चली गई। निशी बस उसकी बात सुन मुंह खोले खड़ी रह गई। फिर निशी रूम में आती है और वो डायरेक्ट वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि उसको अपनी हालत सुधारनी थी। थोड़ी देर बाद निशी वॉशरूम से बाहर आती है। वो नहाकर आई थी, उसके बाल गीले थे जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे। निशी ने नेट की रेड साड़ी पहनी थी जिसमें वो इस वक्त बिना किसी सिंगार के भी बला की खूबसूरत लग रही थी। निशी वॉशरूम से निकल आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है। वो तैयार होने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने नेक पर पड़ती है जहां कल रात वर्चस्व ने उसे बाइट किया था। आज वो बाइट का निशान हल्का नीला पड़ चुका था। वर्चस्व ने तेज दांत गड़ाकर काटा था। उसके दांत के निशान अभी भी निशी के नेक पर था। उस बाइट के निशान को देख निशी की आंखों के सामने कल रात की सारी यादें घूम चलती हैं। सब कुछ याद कर निशी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
आखिर में उसने धीमी सी आवाज में खुद में ही कहा, शायद समझौते के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। ये बात बोल निशी गहरी सांस लेती है और अपना ध्यान सारी बातों से हटा तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद निशी तैयार हो जाती है, वो रूम से जाने लगती है। तभी एक सख्त भारी सी आवाज आई, बीबी, उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8 मुझे वो चाहिए जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। ये बात बोल निशी गहरी सांस लेती है और अपना ध्यान सारी बातों से हटा तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद निशी तैयार हो जाती है, वो रूम से जाने लगती है। तभी एक सख्त भारी सी आवाज आई, बीबी, उद्धरण चिन्ह। अब आगे। कुछ देर बाद निशी तैयार हो जाती है, वो रूम से जाने लगती है। तभी एक सख्त भारी सी आवाज आई, बीबी, उद्धरण चिन्ह। ये आवाज वर्चस्व की थी, जो कि अब जग चुका था। वर्चस्व की आवाज सुन निशी के कदम रुक जाते हैं, लेकिन वो वर्चस्व की तरफ देखती नहीं है क्योंकि वो वर्चस्व की आवाज सुन ही डर जाती है। निशी की वर्चस्व के सामने क्या हालत हो जाती है, ये शायद उसके सिवा कोई नहीं समझ सकता है। निशी परेशानी से खुद में बुदबुदाती है, ये उठ गए, अब मैं नहीं बचूंगी, इन्होंने ने फिर कुछ किया तो नहीं, मैं भाग जाती हूँ, हाँ यही सही रहेगा। निशी में अभी वर्चस्व का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो वर्चस्व की तरफ बिना देखे यहाँ से भाग जाने की सोचती है, पर वो भागती तभी वर्चस्व ने कहा, तुम भागने की सोच रही हो, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी अपनी आंखें भींच लेती है, क्योंकि वर्चस्व ने उसके मन की बात जो जान ली थी। अब निशी अपने भागने का इरादा यही छोड़ देती है और वो डरते डरते वर्चस्व की तरफ देखती है। वर्चस्व अभी भी पहले की तरह चेस्ट के बल बेड पर लेटा हुआ था। उसने निशी को अपनी तरफ बुलाया, इधर आओ तुम। निशी वर्चस्व के पास जाना नहीं चाहती थी, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। निशी धीरे धीरे चलकर जाती है और बेड के पास खड़ी हो जाती है। निशी बहुत घबरा रही थी, क्योंकि वर्चस्व उसको घूर रहा था। वर्चस्व, निशी को बुला, उससे कुछ कहता नहीं, बस उसे घूरता रहता है और उसे नीचे से ऊपर तक चेक करता रहता है। निशी की हालत बुरी होने लगती है, घबराहट में वो अपने होठों को चबाने लगती है और अपने मन बोली, ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, उद्धरण चिन्ह। निशी डर रही थी और वर्चस्व उसे घूरता रहता है। एक तो उसका चेहरा हमेशा भाव रहित रहता है, जिससे निशी और नहीं समझ पाती है कि वर्चस्व के दिमाग में चल क्या रहा है। वर्चस्व तो कुछ बोलता नहीं है, तो फिर निशी ही हिम्मत जुटा वर्चस्व से बोली, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको वॉशरूम जाना है क्या, उद्धरण चिन्ह। निशी ने अपने अंदाजे से वर्चस्व से कुछ भी पूछ लिया, पर वर्चस्व उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। वो बस एकटक निशी को घूरता रहता है। निशी का गला ही सूखने लगता है, उसका मन कर रहा था बस भागे यहाँ से। निशी एक बार फिर वर्चस्व से सवाल करती है, आपको कुछ चाहिए क्या, उद्धरण चिन्ह। निशी के इस सवाल पर अब की वर्चस्व हमें अपनी आंखों की पलकें झपका देता है, जो देख निशी अपनी भान आपस में सिकोड़ते हुए पूछती है, आपको क्या चाहिए, उद्धरण चिन्ह। निशी ने जैसे ही ये सवाल किया, वर्चस्व उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। निशी जाकर वर्चस्व के बगल में बेड पर गिर जाती है और वर्चस्व अपनी ऊपरी बॉडी को मूव कर निशी के ऊपर आ जाता है। वर्चस्व की इस हरकत से निशी हैरान ही रह जाती है, धड़कन उसकी तेज धड़कने लगती है। उसने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व निशी के हाथों की उंगलियों को अपनी हाथों की उंगलियों में फंसता है और उसके चेहरे को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हें बता रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, उद्धरण चिन्ह। निशी के घबराहट भरे चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं। वही वर्चस्व आगे बोला, मुझे वो चाहिए जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। वर्चस्व की ये बात सुन निशी धीमी आवाज में बोली, वाइफ अपने हस्बैंड को क्या देती है, उद्धरण चिन्ह। निशी का ये सवाल सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो जाती है और वो बोला, योजक चिन्ह, तुम्हें नहीं पता, उद्धरण चिन्ह। निशी फिर से धीमी आवाज में बोली, मुझे कैसे पता होगा, ये मेरी पहली शादी है। निशी ने ये बात काफी इनोसेंट भाव में कही और उसकी ये बात सुन वर्चस्व का चेहरा ब्लैंक हो जाता है। वो अचानक ही अगले ही पल निशी को छोड़ देता है और उसे यहाँ से जाने को बोल देता है, जाओ यहाँ से, उद्धरण चिन्ह। निशी तो पहले से ही भागना चाहती थी, वर्चस्व के छोड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है और चेहरे पर हल्के खुशी के भाव। वो बेड से उठती है और बड़ी तेजी से रूम से बाहर की ओर भाग जाती है। निशी ऐसे भागती है जैसे पुलिस को देखकर चोर भागता है। वर्चस्व ने निशी की ये हरकत देखी तो उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। निशी नीचे हॉल में आती है, उसकी मुलाकात मिष्टी से हो जाती है, जो कि उसे कल रात और सुबह की हालत को लेकर छेने लगती है। उफ, आज तो कोई बहुत मेसी सा उठा था, लगता है रात काफी रोमांटिक थी।
मिष्टी के यूं छेड़ने से निशी को थोड़ी शर्म आती है और थोड़ी ऑकवर्डनेस भी फील होती है। वो मुंह बना मिष्टी से बोली, मिष्टी अब तुम मुझे छेड़ना बंद करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मिष्टी आंखें उचकाते हुए बोली, अगर कुछ नहीं है तो तुम शर्मा क्यों रही हो? बोलो मेरी प्यारी भाभी। भले निशी और वर्चस्व के बीच कुछ नहीं हुआ है, पर जैसे मिष्टी निशी को छेड़ रही थी उससे निशी को शर्म आ रही थी। और जितना निशी शर्मा रही थी, मिष्टी और उसके मजे ले रही थी। बात करते करते अचानक मिष्टी की नज़र निशी के नेक पर रहे ब्लू निशान पर पड़ी। मिष्टी उस निशान को गौर से देखते हुए बोली, निशी ये तुम्हारे नेक पर क्या है, दिखाओ दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। मिष्टी की ये बात सुन निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि मिष्टी ने उसके गले में रहे बाइट के निशान को जो देख लिया था, जो कि निशी सबसे छुपाना चाहती थी, पर मिष्टी ने देख लिया, इसलिए निशी उस निशान और बात को टालने की कोशिश करती है। क्या मिष्टी? कुछ भी तो नहीं। निशी ने बात को टालने की कोशिश की लेकिन मिष्टी नहीं मानी। वो निशी के गले में रहे निशान को बड़े ध्यान से देखती है, फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए निशी से बोली, लव बाइट। उद्धरण चिन्ह। निशी झट से न में सिर हिला देती है तो मिष्टी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों सहेलियों की हाना चलती रहती है। तभी यहाँ दादी माँ आ जाती हैं। दादी माँ के आने से दोनों ही चुप पड़ जाती हैं। दादी माँ निशी से कुछ कहने को होती है, तभी उनकी नज़र भी निशी के नेक पर रहे बाइट के निशान पड़ती है। अचानक ही उनके चेहरे का भाव कठोर हो जाता है। वो अजीब नज़रों से निशी को देखती हैं। दादी माँ के चेहरे के बदले भाव देख निशी अपना सिर झुका लेती है। वही दादी माँ निशी के नेक पर रहे निशान को घूरती हैं। हालांकि दादी माँ निशी को कुछ कहती नहीं है, पर उनके चेहरे के भाव से लग रहा था जैसे शायद उन्हें निशी के गले में रहा वो निशान पसंद नहीं आया हो। कुछ पल दादी माँ ने निशी को घूरा, फिर वो उसे अपने साथ ले गईं। दादी माँ निशी को लेकर किचन में आती है। उन्होंने वहां पर काम कर रही स्वाति जी से कहा, स्वाति बहू, इससे पहली रसोई की रस्म करा लो। दादी माँ ये बात बोल यहाँ से चली जाती है। दादी माँ तो चली जाती है लेकिन निशी उनके सख्त स्वभाव की वजह से उनके जाने के बाद भी सहमी हुई खड़ी थी। जब स्वाति जी ने निशी को डरे हुए देखा तो वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर बोली, माँ जी का स्वभाव तो तुम जानती हो, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो और आओ चलो अपनी पहली रसोई की रस्म कर कुछ अपने हाथ से बना हम सब का मुंह मीठा कर दो। वैसे तो मैंने तुम्हारे हाथ का बना खाना हमेशा खाया है, पर आज मैं अपनी बहू के हाथ का बना कुछ खाना चाहती हूँ। स्वाति जी ने काफी प्यार से बात की तो निशी मुस्कुरा देती है और उनकी बातों पर हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद स्वाति जी यहाँ से चली जाती है और निशी वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए मीठे में सूजी का हलवा बनाने लगती है। करीब आधे घंटे बाद हलवा बना जाता है। इतने में ब्रेकफास्ट का समय भी हो जाता है। दादी माँ, स्वाति जी और मिष्टी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया में थे। नौकरों ने सभी को नाश्ता सर्व किया और उन्हीं के साथ निशी ने अपना बनाया हुआ हलवा भी सर्व किया। सबने निशी का हलवा खाया तो सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मिष्टी जबरदस्ती अपने मुंह का हलवा गत्ते हुए परेशानी से अपने मन में बोली, ये क्या बना दिया है निशी ने? हलवे में शक्कर की जगह नमक डाल दी है। स्वाति जी खांसने ही लगती हैं और दादी माँ वो गुस्से से निशी को घूरती हैं। वहीं अपनी की गई गलती से बेखबर निशी इंतजार कर रही थी कि कोई कुछ बोले कि उसने हलवा कैसा बनाया है, पर कोई कुछ नहीं बोलता है। मिष्टी ने कुछ बोलना चाहा तो दादी माँ ने उसे आंख दिखा दी। फिर वो निशी से बोली, हलवा तो अच्छा बनाया है तुमने, अब अपने पति को भी ये हलवा खिलाओ, इस पर पहला हक तो उसी का है। दादी माँ ने निशी को वर्चस्व को हलवा खिलाने को कह दिया। निशी फिर से मुसीबत में फंसे जाती है। वर्चस्व से वो डरती है, उसके पास जाना नहीं चाहती है, लेकिन वो दादी माँ की बात भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए वो मन मार एक कटोरी में हलवा लेकर यहाँ से चली जाती है। निशी के जाते ही स्वाति जी परेशानी भरे भाव से बोली, माँ जी आपने निशी को हलवा लेकर वर्चस्व के पास क्यों भेजा? हलवा अच्छा नहीं है, वर्चस्व उस पर गुस्सा करेगा। दादी माँ कठोरता से बोली, हमें गलती बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लड़की ये सजा की हकदार है। दादी की माँ की बात सुन मिष्टी खुद में बुदबुदाती है, गॉड प्लीज निशी को बचा लेना। वहीं निशी हलवा लेकर अपने रूम में पहुंचती है। उसने वर्चस्व को देखा जो कि खिड़की के पास व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और कॉल पर किसी से बात कर रहा था। निशी धीरे कदमों से चलकर वर्चस्व के पास गई। जब वर्चस्व ने कॉल रख दिया तो वो धीमी आवाज में उससे बोली, सुनिए, वो दादी माँ ने आपके लिए ये हलवा भिजवाया है, आप खा लीजिए। निशी की बात सुन वर्चस्व ने एक नज़र निशी की तरफ देखा, फिर बोला, खिला दो। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर सवाल भरे आ जाते हैं, जो देख वर्चस्व आगे बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे सभी काम केयर टेकर करते हैं, जो कि अब तुम हो मेरी बीबी।
मेरी केयरटेकर, तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ। वर्चस्व के ऑर्डर कभी खत्म ही नहीं होते हैं और निशी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। निशी हाँ में सिर हिला देती है और चम्मच में हलवा लेकर वर्चस्व के मुंह की ओर हल्के कांपते हुए हाथों से बढ़ा देती है। जैसे ही निशी चम्मच वर्चस्व के मुंह के पास लेकर गई, वर्चस्व अचानक ही निशी का हाथ झटक देता है। चम्मच में रहा हलवा गिर जाता है और निशी हैरान ही खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता ये वर्चस्व ने क्यों किया। वो अटकती हुई आवाज में कुछ बोलने को होती है, पर वर्चस्व निशी को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। निशी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर थोड़े डर के भाव भी आ जाते हैं। एपिसोड 9 परफेक्ट पोजीशन। चम्मच में रहा हलवा गिर जाता है और निशी हैरान ही खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता ये वर्चस्व ने क्यों किया। वो अटकती हुई आवाज में कुछ बोलने को होती है, पर वर्चस्व निशी को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। निशी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर थोड़े डर के भाव भी आ जाते हैं। अब आगे, निशी वर्चस्व की गोद में बैठ हुई थी। उसके दोनों हाथ वर्चस्व के चेस्ट पर रखे हुए थे और उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वो वर्चस्व की गोद से उठने की कोशिश करते हुए अटकती हुई आवाज में बोली, ये आपने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। निशी वर्चस्व की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वर्चस्व ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया और उसे उठने नहीं दिया, बल्कि उसे खुद से चिपका लिया और उसके चेहरे को घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ये कांपते हुए हाथों से क्या खिला रही थी? अगर कुछ खिला रही हो तो प्यार से खिलाओ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी ने अपना थून गटक लिया और धीमी आवाज में बोली, क्या प्यार से? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने कहा, हाँ प्यार से। अब प्यार का तो मतलब तुम्हें पता है ना, या बाकी चीजों की तरह इसके बारे में भी कुछ नहीं जानती? उद्धरण चिन्ह। निशी कहती है, जानती हूँ। वर्चस्व पूछता है, तो बताओ क्या मतलब होता है प्यार का? उद्धरण चिन्ह। निशी कहती है, प्यार मतलब लव। निशी ने ये बात काफी इनोसेंस भाव में कही और वही उसकी ये बात सुन वर्चस्व का चेहरा ब्लैंक का हो गया। वो अपनी आंखें चढ़ा निशी को घूरता है, फिर गहरी सांस ले बोला, तुम हलवा खिलाओ। निशी हाँ में सिर हिला देती है। फिर वो हलवे की कटोरी से चम्मच में हलवा लेती है और वर्चस्व के मुंह के पास ले जाती है। निशी इस बार बिना किसी डर के वर्चस्व को हलवा खिलाने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं होता है। उसका हाथ तो अब की पहले से भी ज्यादा कांप रहा था। निशी का ये हाल देख वर्चस्व अपनी एक आईब्रो ऊपर उठा उसको देखता है। वर्चस्व के यूं देखने से निशी रुक जाती है। वो अपना हाथ रोक देती है और फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंख बंद कर लेती है। निशी अपने मन में बोली, ऐसे घूरते हैं फिर बोलते हैं प्यार से खिलाओ, मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? भाग जाऊं? उद्धरण चिन्ह। निशी ने अपने मन में भागने की बात सोची, तभी वर्चस्व बोला, फिर से भागने की सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की ये बात सुन निशी अपनी बंद आंखों से झट से खोल लेती है और बड़ी बड़ी आंखें कर न में सिर हिला देती है। वर्चस्व ने कहा, तो फिर खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। निशी हूं कर देती है। वो बिना हाथ को कपकपाए हलवे से भरा चम्मच वर्चस्व के होंठों के पास ले जाती है। वर्चस्व को अपने हाथों से खिलाते हुए निशी बहुत नर्वस थी, इसलिए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और इस वजह से ही हल्की उसकी सांसें भी तेज चलने लगती हैं। वर्चस्व निशी की ये नर्वसनेस और घबराहट समझ रहा था। उसकी आंखों में शातिरपन आ जाता है। वो निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरता है और उसे खुद के बेहद कर लेता है। वर्चस्व के ऐसा करने का निशी का चेहरा वर्चस्व के चेहरे के करीब हो जाता है और वो खुद को संभालने के लिए अपने एक हाथ से वर्चस्व के गले में बाहें डाल लेती है। वहीं परफेक्ट पोजीशन। ये बात बोल वर्चस्व निशी के हाथ से हलवा खा लेता है। वर्चस्व की हरकत और उसकी बात सुनकर निशी हल्की ब्लश करने लगी थी। उसके गालों में हल्का गुलाबीपन उतर आया था, पर अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने देखा कि हलवा खाकर वर्चस्व के चेहरे के भाव कुछ अच्छे नहीं थे। उसके चेहरे के भाव ऐसे हो चुके थे मानो वो अभी के अभी गुस्से से निशी पर फटने वाला है। वर्चस्व के चेहरे के भाव देख निशी का गला ही सूख जाता है। वो घबराहट भरे भाव से वर्चस्व के बदले भाव देख रही थी। वही नमक वाला हलवा खाकर वर्चस्व का मूड बुरा हो चुका था। उसने जबरदस्ती उस हलवे को गटका और रूडली निशी से पूछा, हलवा किसने बनाया है? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की रूड टोन सुन निशी सहम सी जाती है। वो वर्चस्व से नजरें चुराती हुई धीरे से बोली, मैंने। निशी का जवाब सुनकर वर्चस्व निशी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर उसे घूरने लगता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी डर जाती है। उसकी आंखों में डर भरे भाव आ जाते हैं। तभी वर्चस्व ने अपने चेहरे के भाव नॉर्मल करते हुए शांत लहजे में कहा, हलवा अच्छा है, पर। उद्धरण चिन्ह। निशी ने पूछा, पर
क्या? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने निशी की आंखों में देखते हुए कहा, पर मीठा थोड़ा कम है और मुझे कुछ बहुत ज्यादा मीठा खाना है। ये बात बोल वर्चस्व अपनी नजर निशी की आंखों से हटा उसके होठों को देखने लगता है। हमेशा भाव रहित रहने वाली वर्चस्व की आंखों में आज कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी और वो उसी इंटेंसिटी के साथ निशी के होठों को देख रहा था। जब निशी ने वर्चस्व की नजरों को अपने होठों देखते हुए पाया तो वो बहुत नर्वस हो जाती है। शायद वो समझ जाती है वर्चस्व क्या चाहता है। नर्वसनेस में निशी वर्चस्व से दूर होने लगती है। तभी वर्चस्व निशी के चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर लेता है, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। वर्चस्व की सांसों को अपने चेहरे पर फील कर निशी शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। उसके गाल गर्म होने लगे थे और टमाटर की तरह लाल पड़ने लगे थे। वही वर्चस्व अभी भी निशी के होठों को देख रहा था। उसने कुछ पल करीब से निशी के होठों को देखा, फिर वो निशी के होठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगता है। इस मोमेंट पर निशी अपनी आंखें भींच लेती है और वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। एपिसोड 10 आया है, प्लीज छोड़िए, मैं मर जाऊंगी। वही वर्चस्व अभी भी निशी के होठों को देख रहा था। उसने कुछ पल करीब से निशी के होठों को देखा, फिर वो निशी के होठों के करीब अपने होंठ ले जाने लगता है। इस मोमेंट पर निशी अपनी आंखें भींच लेती है और वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। अब आगे निशी बहुत डरी हुई थी। उसकी सांसें अब और तेज चलने लगी थी और दिल की धड़कन का तो पूछो ही मत, वो किस स्पीड से धड़कना शुरू कर दी थी। उसके हाथों की कसन वर्चस्व की शर्ट की कॉलर पर बढ़ती ही जा रही थी। वही वर्चस्व के होंठ निशी के होंठ के एकदम करीब थे। लग रहा था मानो बस उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिलने ही वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वर्चस्व निशी के होठों के बेहद करीब आ रुक जाता है। वो निशी के होठों को देखता है, जो कि नर्वसनेस की वजह से इस वक्त हल्के खुले हुए थे और कांप रहे थे। वर्चस्व की नज़र निशी के होठों पर ठहर सी जाती है। वो बिना पलके झपकाए अपनी तीखी नज़रों से निशी के कांपते हुए होठों को देखता रहता है। कुछ पल निशी के होठों को बड़ी शिद्दत से देखने के बाद वर्चस्व अपने हाथ के अंगूठे से हल्के से निशी के होठों को छूते हुए रब करता है। निशी ने वर्चस्व की रफ उंगलियों की छुअन को अपने कोमल होंठ पर फील किया तो वो सिहर उठी। उसके पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ चलती है। निशी का बुरा हाल हो चुका था, मानो उसका दिमाग, शरीर सब उसके बस से बाहर जा रहा था। उसके बदन में बहुत से बदलाव हो रहे थे, जो निशी को घबराहट के सिवा कुछ और नहीं फील करवा रहे थे। निशी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। उसे अपने बदन में उठी बेचैनी से हो रही घबराहट बर्दाश्त नहीं होती है। वो झट से अपनी भींची हुई आंखों को खोलती है और वर्चस्व को पीछे धक्का दे उसकी गोद से उठ जाने लगती है। पर निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व के भाव रहित चेहरे पर सख्त भाव आ जाते हैं, जैसे उसे निशी का दूर जाना अच्छा न लगा हो। इसलिए तो निशी वर्चस्व से दूर जाती उससे पहले ही वर्चस्व निशी की कलाई कसकर पकड़ उसे वापस अपनी गोद में बैठा लेता है। पर अब निशी ये नहीं चाहती थी, वो यहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए वो फिर से उठने की कोशिश करती है, पर वही वर्चस्व उसे फिर से उठने नहीं देता है। निशी को अब लगता है वर्चस्व उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो वर्चस्व से खुद को छोड़ने के लिए कहती है, आप ये नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे। वर्चस्व ने निशी की बात नहीं सुनी। उसने एक हाथ से निशी की कमर को अपनी मुट्ठी में भरा और एक हाथ से निशी के नेक को पकड़ा। फिर एक नज़र निशी के चेहरे को घूर वो निशी के नेक पर अपने होंठ रख देता है और उसके नेक पर सक करने लगता है। निशी जोर से चिल्ला उठती है, अह, और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। निशी का ऐसा हाल इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्चस्व निशी के नेक पर सेम जगह पर सक रहा था जहां उसने कल रात उसके नेक पर बुरी तरह बाइट और सक किया था। पहले से ही रहे जख्म में दोबारा वही काम कर वर्चस्व ने जले पर नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया था। इसलिए तो वर्चस्व के होंठ उस घाव पर पड़ते ही निशी रोने लगी। निशी के लिए ये दर्द कल से भी ज्यादा था और ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है जब वर्चस्व उसको बाइट करने लगता है। निशी फिर से चिल्ला उठती है और वर्चस्व को दूर हटने को कहती है, आह, प्लीज छोड़िए, मैं मर जाऊंगी। निशी दर्द में थी और वर्चस्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो निशी नेक पर सेम ही जगह पर बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। ऐसा लग रहा था वो ये जानबूझ कर रहा है ताकि निशी को दर्द मिले। निशी वर्चस्व से बचने में नाकाम होती है तो वो इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए वर्चस्व के कंधों को जोरों से पकड़ लेती है। वही वर्चस्व निशी के नेक पर बाइट करना, सक करना जारी रखता है। वर्चस्व ने निशी को तब जाकर छोड़ा जब निशी दर्द में उसके सर के बालों को नोचने लगती है। वर्चस्व निशी के नेक के पास से अपना चेहरा उठाता है, उसके चेहरे की तरफ देखता है। निशी बस रो रही थी और उसको रोता देख वर्चस्व के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरा भाव था।
वो निशी के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसके चेहरे के करीब जा बुदबुदाता है। हलवा बहुत टेस्टी और मीठा था बीबी। वर्चस्व की इस बात से ही लग रहा था कि वो निशी को टीस कर रहा है, जो निशी भी समझती है, इसलिए उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह चलते हैं। निशी के आंसू उसकी आंखों से बह उसके गालों पर लुढ़क पड़ते हैं और फिर उसके नेक पर। जब वर्चस्व की नज़र निशी के नेक पर लुढ़कते उन आंसुओं पर पड़ी तो वो एक बार फिर निशी के नेक पर अपने होंठ रख देता है और उन आंसुओं को पी जाता है, साथ ही एक बार फिर बुदबुदाता है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो तुम और सेंसिटिव चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। इतना क्या वर्चस्व फिर से निशी के नेक पर बाइट करने को होता है, पर वो अब और निशी को हट करता उससे पहले ही निशी काफ़ी जोर से वर्चस्व को धक्का दे देती है और वर्चस्व की गोद से उठ जाती है। साथ ही रोते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप। उद्धरण चिन्ह। निशी अब एक पल यहाँ नहीं रुकती है, वो रूम से ही चली जाती है। वहीं वर्चस्व के चेहरे पर अभी भी सख्त भाव था। उसके चेहरे के भाव जरा से भी नहीं बदले, मानो उसने जो कुछ किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निशी रूम से बाहर निकल कॉरिडोर में पहुंचती है। वो रोते हुए कहाँ जा रही थी वो खुद नहीं जानती थी। निशी थोड़ा आगे बढ़ी तभी वहां मिष्टी आ गई। मिष्टी को देख निशी अपने आंसू झट से पोंछ लेती है, पर मिष्टी पहले ही देख चुकी थी कि निशी रो रही थी, इसलिए वो निशी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। मिष्टी के सामने निशी खामोश थी, इसलिए मिष्टी ने निशी को पहले बेड पर बैठाया, फिर उससे फिक्र भरी आवाज में पूछती है, निशी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही थी, भाई ने गुस्सा किया क्या तुम पर? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी के इन सवालों पर भी निशी खामोश ही रहती है। निशी की खामोशी देख मिष्टी खुद में सोचती है, शायद हलवा खराब बना था, उसके लिए भाई ने निशी पर गुस्सा किया होगा और डर की वजह से निशी रोने लगी। ये डरती भी तो कितना है भाई से। निशी के साथ क्या हुआ ये मिष्टी नहीं समझ पाती है और वो खुद से सोच ही ऐसा हुआ होगा। मिष्टी गहरी सांस लेती है और निशी पानी देती हुए बोली, निशी अब तुम भाई के सामने नहीं हो, कुछ तो बोलो, बताओ मुझे क्या। मिष्टी अचानक बोलते बोलते रुक गई, उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। आगे वो निशी के नेक को घूरते हुए बोली, निशी ये तुम्हारे नेक पर खून कहाँ से आया, क्या हुआ है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने आज निशी की स्किन ही चबा डाली, जिस वजह से निशी के नेक से उस जगह से खून रिसने लगा था जहां वर्चस्व ने उसे बाइट किया। मिष्टी निशी के नेक पर घाव देख डर जाती है। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और निशी के नेक पर रहे घाव को साफ करने लगती है, पर निशी उसे रोक देती है और कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, उसे थोड़ा अकेले रहना है। मिष्टी निशी की बात सुनती है, पर निशी कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए फिर मिष्टी चली जाती है। मिष्टी के जाने के बाद निशी कहीं सोच में डूब जाती है। एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, इस रिश्ते में जो भी हो तुम्हें सब सहना पड़ेगा, तुम किसी से कुछ बता नहीं सकती। ये बात को याद कर निशी के होंठों पर एक कर्कश सी हंसी आ जाती है। मुंबई एयरपोर्ट। पूरे एयरपोर्ट में एक लड़का अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए इधर से उधर दौड़ रहा था। उसके पीछे पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पड़ी हुई थी। लड़का देखने में काफी यंग था, उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक हुडी पहना हुआ था। चेहरा उसका काफी अट्रैक्टिव था। वह एक यंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला हैंडसम लड़का था। वो अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए पूरे एयरपोर्ट भाग रहा था। भागते भागते वो एयरपोर्ट से बाहर जाने वाले गेट पर पहुंचता है। वो बाहर की तरफ भागने लगता है, तभी उसके पीछे आते हुए सिक्योरिटी ने कहा, पकड़ो उसे, वो बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहा था, ही इज अ टेररिस्ट। सिक्योरिटी की ये बात सुन लड़का भागते हुए उन पर चिल्लाता है, यस आई एम अ टेररिस्ट, मुझे पकड़ लो, नहीं तो आज ही ये देश बॉम्ब से उड़ा दूंगा। लड़का ये बात बोल हंसने लगता है और एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो एक अनजान लड़की से टकरा जाता है। लड़की उसकी बाहों में होती है। लड़की के चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वही लड़का उस लड़की के गाल पर किस कर देता है। उम्मा, स्वीट हार्ट, बहुत लकी हो तुम जो मेरी बाहों में आकर गिरी। लड़के ने इतना कहा और आंख मार दी, फिर उस लड़की को छोड़ भाग गया क्योंकि उसके पीछे अभी भी सिक्योरिटी पड़ी थी। लड़का पार्किंग एरिया में आता है, वहां एक स्पोर्ट कार खड़ी थी। वो उसमें अपना बैग फेंकता है, फिर खुद बैंड यहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाता है। उसकी कार सड़क पर हवा की तरह दौड़ने लगती है। नोगामी मेंशन में सब तरफ शांति थी, सभी अपने काम में लगे थे। तभी वहां पूरे मेंशन में एक गाना गूंजने लगता है, बचना है हसीनो, लो मैं आ गया हाय, बचना है हसीनो, लो मैं आ गया हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, बचना ये हसीनो, लो मैं आ गया। उद्धरण चिन्ह। ये गाना सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग अपने कमरे से निकल हॉल की तरफ चल पड़ते हैं ये देखने के लिए ये सॉन्ग कौन बजा रहा है। सभी की तरह निशी भी हॉल में आती है।
तभी नोगामी मेंशन के बाहर वही स्पोर्ट्स का आकर रुकी जो कुछ समय पहले सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। उसमें से वही यंग लड़का जंप करते हुए उतरता है और वो मेंशन के अंदर आता है। मेंशन के अंदर आते ही उस लड़के की नज़र निशी पर पड़ती है। निशी को देख उस लड़के के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जब निशी ने उस लड़के को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। वो लड़का चलकर सीधे निशी के पास आता है और एक सेकंड भी रुके वो निशी को हक कर उसके कान में फुसफुसाता है, मिस योर बेबी।